सोचिए, आपका बच्चा कमरे में बैठा कोडिंग सीख रहा है और बिना जाने समझे किसी इंटरनेशनल साइबर गैंग का हिस्सा बन चुका है। एक 9 साल के मासूम ने सिर्फ जिज्ञासा में ऐसा क्या कर दिया कि उसके घर का वाईफाई ही साइबर क्राइम का हब बन गया। यह कहानी है उस छोटे से बच्चे की जो खुद हैकर नहीं था, लेकिन उसके लिखे कुछ लाइनों के कोड ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी ऑनलाइन उतार दी। दोस्तों, आज की कहानी किसी बड़े गैंगस्टर, किसी प्रोफेशनल हैकर या इंटरनेशनल माफिया की नहीं है, किसी प्रोफेशनल हैकर गर्ग कायर की। यह कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जो बस गेम खेलते खेलते कोडिंग की दुनिया में खो गया। उसे टेक्नोलॉजी से प्यार था, उसके माता पिता को उस पर गर्व था। मेरा बेटा तो छोटा साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बिना निगरानी के दी गई यही टेक्नोलॉजी एक दिन उसे सीधे साइबर क्राइम की लाइन पर खड़ा कर देगी। एक साधारण सा मशीन लर्निंग ऐप, कुछ कॉपी पेस्ट की गई स्क्रिप्ट्स, कमजोर सिक्योरिटी और दूर कहीं बैठे साइबर क्रिमिनल्स। इन सब के बीच फंस गया एक मासूम बच्चा जिसे यह तक नहीं समझ था कि जो वो कर रहा है वो इलीगल है, फ्रॉड है और लोगों की प्राइवेसी तोड़ रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा क्यूरियोसिटी वाला कदम फोन से निकला हर डेटा एक थर्ड पार्टी सर्वर तक पहुंचाने लगा, और कैसे एक सीनियर साइबर एक्सपर्ट ने इन शिकायतों के पीछे छुपा क्यूरियस किड खोज निकाला। और इस पूरे केस से हमें और आपको कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी सबक जरूर सीखने चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली और हमारा डेटा ऐसी किसी गलती का शिकार न बने। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े हथियार की जो आज के जमाने में हर साइबर क्रिमिनल के पास है, सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग। और कैसे इसे समझकर आप अपने आप को एंड अपने बच्चों को इस अदृश्य डिजिटल जाल से बचा सकते हैं। उसका नाम आर्यन था, 9 साल का, चुपचाप लेकिन बेहद जिज्ञासु बच्चा। दिन भर उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती, चमकते हुए पिक्सेल्स, चलते हुए कैरेक्टर्स और वो रंग बिरंगी दुनिया जिसमें वो असली दुनिया से कहीं ज्यादा सहज महसूस करता था। उसके माता पिता सोचते थे कि वो बस गेम्स का शौकीन है, पर उन्हें नहीं पता था कि धीरे धीरे आर्यन गेम्स से आगे बढ़कर कोड्स की दुनिया में उतरने वाला है। गेम से शुरू हुई कहानी। आर्यन को एक ऑनलाइन एडवेंचर गेम बहुत पसंद था, पर उसमें एक लेवल पार करना लगभग नामुमकिन था। हर बार वह हार जाता और इन गेम आइटम्स खरीदने के लिए कॉइन खत्म हो जाते। तभी एक दिन गेमिंग फोरम पर किसी ने लिखा, अगर तुम कोड में थोड़ा बदलाव करो तो कॉइन बढ़ सकते हैं। पहले तो आर्यन को यह मजाक लगा, लेकिन उसी फोरम में किसी ने यह भी लिखा कि एक छोटा ऐप है जो गेम के कोड्स को एडिट कर सकता है। आर्यन ने उत्सुकता में उस ऐप को डाउनलोड कर लिया। जिज्ञासा की पहली चिंगारी। उस ऐप में दाखिल होना किसी गुफा में घुसने जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइनें क्या बताती हैं, वैल्यू ट्रू, इंटेजर, डेटा पाथ। पर वो कोशिश करता गया। कई रातें लगाईं उसने सिर्फ समझने में कि ये कोड किसी जादू जैसा कैसे काम करता है। और जब पहली बार उसने गेम में जाकर देखा कि सचमुच उसके कॉइन बढ़ गए हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा उसने कुछ असंभव कर दिखाया है। मासूम उल्लंघन। उसके लिए यह कोई अपराध नहीं था। उसे बस लगा कि उसने गेम में गलती ढूंढी और उसे सुधार लिया। उसे नहीं पता था कि यही कार्रवाई अनैतिक हैकिंग कहलाती है। यह फर्क उसे कोई नहीं समझा रहा था। धीरे धीरे वो दूसरे गेम्स पर भी यही प्रयोग करने लगा। उसे यह रोमांच अच्छा लगता, क्या मैं सिस्टम को मात दे सकता हूं? पर वही रोमांच धीरे धीरे उसे उस सीमा तक ले गया जहां खेल खत्म हो जाता है और जिम्मेदारी शुरू होती है। परिवार की अनदेखी। उसके माता पिता को बस इतना दिखता था कि आर्यन कंप्यूटर पर सीख रहा है। हर पेरेंट की तरह उन्हें भी खुशी थी कि बच्चा टेक्नीशियन बन रहा है। मां कहती, देखो हमारा बेटा तो छोटा साइंटिस्ट बनेगा। पर उन्हें एहसास नहीं था कि आर्यन जिस चीज में डूब रहा है वो सिर्फ सीखना नहीं, एक डिजिटल जाल है। इंटरनेट पर कुछ फोरम्स और अज्ञात यूजर्स ने उसे और गहराई में धकेलना शुरू कर दिया। नया गुरु, गलत दिशा में। एक दिन ऐप पर किसी ने उसे मैसेज भेजा, तू अच्छा काम करता है बच्चा, आप मेरे ग्रुप में और सीख। आर्यन बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति को अपना ऑनलाइन मेंटर मान लिया। वो व्यक्ति उसे यह सिखाता था डेटा कहां होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह फाइल्स पढ़ी जाती हैं। आर्यन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो डेटा किसी का निजी भी हो सकता है। उसके लिए यह सब बस सीखने की प्रक्रिया थी। फिर एक दिन उस ग्रुप ने उसे एक छोटा सा काम दिया, ये कोड चलाकर हमें बताओ क्या दिखता है। आर्यन ने ठीक वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसके स्क्रीन पर एक फाइल खुली जिसमें कुछ अनजान लोगों के ईमेल और नाम थे।
उसने सोचा शायद ये किसी टेस्ट का हिस्सा है। उसने वह फाइल अपने मेंटर को भेज दी। आर्यन के लिए तो ये बस एक टास्क था, लेकिन उन्हीं डेटा की वजह से कुछ समय बाद उस वेबसाइट की सिक्योरिटी टीम सतर्क हो गई। लॉग्स में एक आईपी एड्रेस था, उसी जगह का जहां से आर्यन ने वह कोड चलाया था। फिर कुछ हफ्तों बाद एक दिन उसके पिता के मोबाइल पर कॉल आया। आपका बच्चा किसी साइबर एक्टिविटी से जुड़ा मिला है, कृपया साइबर सेल संपर्क करें। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मां की आंखों में आंसू थे। आर्यन, तूने क्या किया बेटा? और आर्यन, जो अब तक सिर्फ जिज्ञासा में सब करता आया था, अब डर गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि गलत सीखने के भी परिणाम हो सकते हैं। सौभाग्य से मामला केवल माइनर और शैक्षिक दृष्टिकोण से अनजाने में हुई गलती का था। साइबर सेल के अधिकारी ने उसके माता पिता से कहा, बच्चा समझदार है, पर उसे सही दिशा देना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आर्यन को साइबर एथिक्स सिखाने वाले एक ऑनलाइन कोर्स में भेजा। वहीं से उसने पहली बार जाना कि हैकिंग दो प्रकार की होती है, एक जो सुरक्षा की रक्षा करती है यानी, और दूसरी जो चोरी करती है, मतलब मैलिशियस हैकिंग। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह किसी का विश्वास तोड़ने जैसा था। अब आर्यन भी कोडिंग करता है, पर अब उसका मकसद सुरक्षा बढ़ाना है, न कि सिस्टम को तोड़ना। उसने वादा किया, अब मैं दूसरों की कमजोरी नहीं ढूंढूंगा, बल्कि उनकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना सीखूंगा। अब उसका लक्ष्य साइबर सेफ्टी ट्रेनर बनना है, ताकि जो गलती उसने की थी कोई और बच्चा न करे। आर्यन की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि लाखों बच्चों की है, जो इंटरनेट की दुनिया में बिना दिशा चले जाते हैं। जिज्ञासा बुरी नहीं होती, पर रास्ता सही होना जरूरी है। हर पेरेंट को यह समझना चाहिए कि सीखना और गलत एक्सप्लोर करना के बीच बहुत पतली लाइन होती है। हमारे बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी की नैतिकता भी सिखानी जरूरी है। कौन सा ऐप था? ऐप किसी मशहूर ब्रांड या असली कंपनी के नाम पर बेस नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल या जेनेरिक एमएल ऐप है, ताकि किसी असली ऐप पर आरोप न लगे और यूट्यूब पॉलिसी भी सेफ रहे। वैसे इस तरह के कई फोटो फिल्टर या फेस फिल्टर ऐप्स यूजर का डेटा क्लाउड पर भेजते हैं, और अगर उनकी सिक्योरिटी ठीक से इंप्लीमेंट न हो तो प्राइवेसी और डेटा लीक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए कहानी में बस एक आम एमएल बेस्ड ऐप कहा गया है, न कि कोई स्पेसिफिक नाम। ऐप की कमजोरी क्या थी? कहानी में बताया गया है कि ऐप की सिक्योरिटी लेयर कमजोर थी, यानी उसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सिक्योर एपीआई प्रोटेक्शन जैसे उपाय मजबूती से लागू नहीं थे। ऐसी कमजोरियों की वजह से कुछ ऐप्स के बैकएंड एंड पॉइंट्स या मॉडल्स तक गलत तरीके से पहुंच संभव हो सकती है। अगर डेवलपर ने एन्क्रिप्शन, ऐप शील्डिंग या एक्सेस कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट न किया हो। कहानी उसी थ्योरेटिकल कमजोरी पर आधारित है, न कि किसी असली एक्सप्लॉइट गाइड पर। बच्चा ये सोचकर कोड से खेल रहा था कि वह बस ऐप को कस्टमाइज कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं था कि उसके छोटे छोटे बदलाव किसी की पूरी जिंदगी में दखल दे सकते हैं, उनकी चैट्स, फोटो, लोकेशन और प्राइवेसी तक। परिणाम और गिल्ट पर फोकस करो, तरीका नहीं। जब उसे पता चला कि उसके कोड की वजह से लोगों के फोन से उनके कॉन्टैक्ट्स और चैट्स कहीं और जा रहे हैं, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने स्क्रीन के उस पार बैठे इंसानों को चोट पहुंचाई है। कहानी का सुरक्षित ढांचा जिज्ञासा से शुरुआत। बच्चा पहले सिर्फ गेम और एमएल बेस्ड ऐप को बदलने की कोशिश करता है। उसे लगता है वह प्रो कोडर बन रहा है। पहला डेंजरस मोड, बिना टेक्निकल डिटेल के एक ऑनलाइन ग्रुप उसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर ऐसा कोड कॉपी पेस्ट करने को कहता है, जिसके बाद उसे सिर्फ इतना दिखता है कि ऐप इंस्टॉल होते ही किसी सर्वर पर अननोन डेटा पहुंच रहा है। डेटा चोरी का एहसास। कुछ समय बाद उसे लॉग्स या मैसेज के जरिए इनडायरेक्टली पता चलता है कि लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप बैकअप। हर पेरेंट को यह समझना चाहिए कि सीखना और गलत एक्सप्लोर करना के बीच बहुत पतली लाइन होती है। हमारे बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी की नैतिकता भी सिखानी जरूरी है। कौन सा ऐप था? ऐप किसी मशहूर ब्रांड या असली कंपनी के नाम पर बेस नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल या जेनेरिक एमएल ऐप है, ताकि किसी असली ऐप पर आरोप न लगे
और YouTube पॉलिसी भी सेफ रहे। वैसे इस तरह के कई फोटो फिल्टर या फेस फिल्टर ऐप्स यूजर का डेटा क्लाउड पर भेजते हैं और अगर उनकी सिक्योरिटी ठीक से इंप्लीमेंट न हो तो प्राइवेसी और डेटा लीक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए कहानी में बस एक आम ML बेस्ड ऐप कहा गया है, न कि कोई स्पेसिफिक नाम। ऐप की कमजोरी क्या थी? कहानी में बताया गया है कि ऐप की सिक्योरिटी लेयर कमजोर थी, यानी उसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सिक्योर API प्रोटेक्शन जैसे उपाय मजबूती से लागू नहीं थे। ऐसी कमजोरियों की वजह से कुछ ऐप्स के बैकएंड एंड पॉइंट्स या मॉडल्स तक गलत तरीके से पहुंच संभव हो सकती है। अगर डेवलपर ने एन्क्रिप्शन, ऐप शील्डिंग या एक्सेस कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट न किया हो। कहानी उसी थ्योरेटिकल कमजोरी पर आधारित है, न कि किसी असली एक्सप्लॉइट गाइड पर। बच्चा ये सोचकर कोड से खेल रहा था कि वह बस ऐप को कस्टमाइज कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं था कि उसके छोटे-छोटे बदलाव किसी की पूरी जिंदगी में दखल दे सकते हैं, उनकी चैट्स, फोटो, लोकेशन और प्राइवेसी तक। परिणाम और गिल्ट पर फोकस करो, तरीका नहीं। जब उसे पता चला कि उसके कोड की वजह से लोगों के फोन से उनके कॉन्टैक्ट्स और चैट्स कहीं और जा रहे हैं, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने स्क्रीन के उस पार बैठे इंसानों को चोट पहुंचाई है। कहानी का सुरक्षित ढांचा जिज्ञासा से शुरुआत। बच्चा पहले सिर्फ गेम और ML बेस्ड ऐप को बदलने की कोशिश करता है। उसे लगता है वह प्रो कोडर बन रहा है। पहला डेंजरस मोड, बिना टेक्निकल डिटेल के एक ऑनलाइन ग्रुप उसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर ऐसा कोड कॉपी पेस्ट करने को कहता है, जिसके बाद उसे सिर्फ इतना दिखता है कि ऐप इंस्टॉल होते ही किसी सर्वर पर अननोन डेटा पहुंच रहा है। डेटा चोरी का एहसास। कुछ समय बाद उसे लॉग्स या मैसेज के जरिए इनडायरेक्टली पता चलता है कि लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप बैकअप। हर पेरेंट को यह समझना चाहिए कि सीखना और गलत एक्सप्लोर करना के बीच बहुत पतली लाइन होती है। हमारे बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी की नैतिकता भी सिखानी जरूरी है। कौन सा ऐप था? ऐप किसी मशहूर ब्रांड या असली कंपनी के नाम पर बेस नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल या जेनेरिक ML ऐप है, ताकि किसी असली ऐप पर आरोप न लगे और YouTube पॉलिसी भी सेफ रहे। वैसे इस तरह के कई फोटो फिल्टर या फेस फिल्टर ऐप्स यूजर का डेटा क्लाउड पर भेजते हैं और अगर उनकी सिक्योरिटी ठीक से इंप्लीमेंट न हो तो प्राइवेसी और डेटा लीक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए कहानी में बस एक आम ML बेस्ड ऐप कहा गया है, न कि कोई स्पेसिफिक नाम। ऐप की कमजोरी क्या थी? कहानी में बताया गया है कि ऐप की सिक्योरिटी लेयर कमजोर थी, यानी उसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सिक्योर API प्रोटेक्शन जैसे उपाय मजबूती से लागू नहीं थे। ऐसी कमजोरियों की वजह से कुछ ऐप्स के बैकएंड एंड पॉइंट्स या मॉडल्स तक गलत तरीके से पहुंच संभव हो सकती है। अगर डेवलपर ने एन्क्रिप्शन, ऐप शील्डिंग या एक्सेस कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट न किया हो। कहानी उसी थ्योरेटिकल कमजोरी पर आधारित है, न कि किसी असली एक्सप्लॉइट गाइड पर। बच्चा ये सोचकर कोड से खेल रहा था कि वह बस ऐप को कस्टमाइज कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं था कि उसके छोटे-छोटे बदलाव किसी की पूरी जिंदगी में दखल दे सकते हैं, उनकी चैट्स, फोटो, लोकेशन और प्राइवेसी तक। परिणाम और गिल्ट पर फोकस करो, तरीका नहीं। जब उसे पता चला कि उसके कोड की वजह से लोगों के फोन से उनके कॉन्टैक्ट्स और चैट्स कहीं और जा रहे हैं, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने स्क्रीन के उस पार बैठे इंसानों को चोट पहुंचाई है। कहानी का सुरक्षित ढांचा जिज्ञासा से शुरुआत। बच्चा पहले सिर्फ गेम और ML बेस्ड ऐप को बदलने की कोशिश करता है। उसे लगता है वह प्रो कोडर बन रहा है। पहला डेंजरस मोड, बिना टेक्निकल डिटेल के एक ऑनलाइन ग्रुप उसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर ऐसा कोड कॉपी पेस्ट करने को कहता है, जिसके बाद उसे सिर्फ इतना दिखता है कि ऐप इंस्टॉल होते ही किसी सर्वर पर अननोन डेटा पहुंच रहा है। डेटा चोरी का एहसास। कुछ समय बाद उसे लॉग्स या मैसेज के जरिए इनडायरेक्टली पता चलता है कि लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप बैकअप।
हर पेरेंट को यह समझना चाहिए कि सीखना और गलत एक्सप्लोर करना के बीच बहुत पतली लाइन होती है। हमारे बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी की नैतिकता भी सिखानी जरूरी है। कौन सा ऐप था? ऐप किसी मशहूर ब्रांड या असली कंपनी के नाम पर बेस नहीं है, बल्कि एक आम ML बेस्ड ऐप है, ताकि किसी असली ऐप पर आरोप न लगे और सब कुछ सुरक्षित रहे। इस तरह के कई फोटो फिल्टर या फेस फिल्टर ऐप्स यूजर का डेटा क्लाउड पर भेजते हैं, और अगर उनकी सुरक्षा ठीक से लागू न हो तो प्राइवेसी और डेटा लीक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए कहानी में बस एक आम ML बेस्ड ऐप कहा गया है, न कि कोई स्पेसिफिक नाम। ऐप की कमजोरी क्या थी? कहानी में बताया गया है कि ऐप की सिक्योरिटी लेयर कमजोर थी, यानी उसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सिक्योर API प्रोटेक्शन जैसे उपाय मजबूती से लागू नहीं थे। ऐसी कमजोरियों की वजह से कुछ ऐप्स के बैकएंड एंड पॉइंट्स या मॉडल्स तक गलत तरीके से पहुंच संभव हो सकती है, अगर डेवलपर ने एन्क्रिप्शन, ऐप शील्डिंग या एक्सेस कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट न किया हो। कहानी उसी थियोरेटिकल कमजोरी पर आधारित है, न कि किसी असली एक्सप्लॉइट गाइड पर। बच्चा ये सोचकर कोड से खेल रहा था कि वह बस ऐप को कस्टमाइज कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं था कि उसके छोटे छोटे बदलाव किसी की पूरी जिंदगी में दखल दे सकते हैं, उनकी चैट्स, फोटो, लोकेशन और प्राइवेसी तक। जब उसे पता चला कि उसके कोड की वजह से लोगों के फोन से उनके कॉन्टैक्ट्स और चैट्स कहीं और जा रहे हैं, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने स्क्रीन के उस पार बैठे इंसानों को चोट पहुंचाई है। कहानी का सुरक्षित ढांचा यह है कि जिज्ञासा से शुरुआत होती है। बच्चा पहले सिर्फ गेम और ML बेस्ड ऐप को बदलने की कोशिश करता है। उसे लगता है वह प्रो कोडर बन रहा है। फिर पहला डेंजरस मोड आता है, बिना किसी टेक्निकल डिटेल के। एक ऑनलाइन ग्रुप उसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर ऐसा कोड कॉपी पेस्ट करने को कहता है, जिसके बाद उसे सिर्फ इतना दिखता है कि ऐप इंस्टॉल होते ही किसी सर्वर पर अननोन डेटा पहुंच रहा है। कुछ समय बाद उसे लॉग्स या मैसेज के जरिए इनडायरेक्टली पता चलता है कि लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप बैकअप जैसी चैट्स, लोकेशन हिस्ट्री, गैलरी की प्राइवेट फोटोज और फोन का माइक, ये कैमरा स्टेटस किसी और के पास पहुंच रहा है। अब आर्यन को समझ आता है कि उसके हाथों से जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत हो गया है। यहां उसकी गिल्ट, डर और कंफ्यूजन को डिटेल में महसूस किया जा सकता है। रातों को नींद न आना, अपने फोन को ही खतरनाक महसूस करना, खुद को क्रिमिनल समझने लगना, ये सब उसकी हालत बता रहे थे। टकराव और पकड़े जाने का ह्यूमन साइड भी सामने आता है। सोचिए, किसी मां की फोटो लीक होने का डर या किसी दोस्त की प्राइवेट चैट पढ़े जाने की आशंका, ये बातें आर्यन को अंदर तक हिला देती हैं। फिर वह पल आता है जब साइबर सेल घर आती है और पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके 9 साल के बच्चे की कोडिंग वास्तव में लोगों की प्राइवेसी तोड़ रही थी। यह बहुत बड़ा झटका था। सीख और दिशा बदलने की बारी आती है। साइबर एक्सपर्ट्स उसे समझाते हैं कि मैलिशियस कोड का हर बाइट किसी इंसान के भरोसे पर हमला होता है, और यही फर्क है एथिकल हैकिंग और क्राइम में। धीरे धीरे आर्यन समझने लगता है कि आगे चलकर वह खुद सिक्योरिटी रिसर्चर बन सकता है, जो दूसरों को ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश करे, न कि एक्सप्लॉइट करने की। आर्यन की कहानी अब उस डरावने मोड़ पर पहुंच गई थी जहां उसकी मासूम जिज्ञासा ने अनजाने में एक विशाल साइबर मशीनरी को ईंधन दे दिया। 9 साल का बच्चा जो बस गेम जीतने के लिए कोड से खेल रहा था, अचानक एक ऐसे जाल में फंस गया जहां डेटा की धारा कहीं अनजाने कोनों में बह रही थी। यहां डर की बात सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि उस इंसानी विश्वास का टूटना था जो हर फोन के पीछे छुपा होता है। अनजाने में बने साइबर सिपाही। आर्यन को लगा था कि वो बस एक कूल ऐप को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन ग्रुप ने उसे जो कोड दिया था वो कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं थी। वह कोड ऐप को इस तरह बदल देता था कि हर बार कोई यूजर उस मॉडिफाइड ऐप को इंस्टॉल करता या ओपन करता तो उसके फोन से निकलने वाली जानकारी सीधे एक थर्ड पार्टी सर्वर पर पहुंच जाती थी। आर्यन को बस एक लिंक मिला था, इसे कॉपी पेस्ट कर देख क्या होता है। उसे लगा यह कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वास्तव में वो कोड एक ट्रोजन हॉर्स था
बाहर से मासूम, अंदर से घातक। उस सर्वर का नाम या लोकेशन आर्यन को कभी पता ही नहीं चला। ग्रुप के मेंटर ने कहा था, यह हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, लेकिन हकीकत में यह कोई टेस्ट नहीं, एक डार्क वेब का कोना था जहां साइबर गैंग्स डेटा इकट्ठा करते हैं। बच्चे के लिए यह बस चमकती स्क्रीन थी, लेकिन उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, भारत से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ, जहां हैकर्स, डेटा ब्रोकर्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। का कोड हर डिवाइस को उनके डेटा फार्म में बदल देता था। डेटा की अंधी धारा, कहां, कैसे, क्यों? कल्पना कीजिए, कोई मां अपने बच्चे की फोटो ऐप में एडिट कर रही है। अचानक वो प्राइवेट गैलरी फोटो, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप सब कुछ बैकग्राउंड में निकलकर एक अनजान सर्वर पर पहुंच जाता। आर्यन के कोड ने ऐप को यह एक्सेस दे दिया था, नोटिफिकेशन के बिना, परमिशन के बिना। वो सर्वर पूर्वी एशिया या रूस के किसी क्लाउड होस्ट पर हो सकता था, जहां सस्ते वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर्स से ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती। बच्चा खुद कुछ नहीं बेच रहा था, उसे पैसे का लालच भी नहीं था, बस तारीफ चाहिए थी, गुड जॉब किड। लेकिन वो गैंग उसके कोड को इस्तेमाल कर रहा था। एक बार डेटा सर्वर पर पहुंच जाता तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सॉर्ट होता, कॉन्टैक्ट्स को फिशिंग के लिए, लोकेशन को स्टॉकिंग या ब्लैकमेल के लिए, फोटो को आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, चैट्स को रैंसमवेयर या एक्सटॉर्शन के लिए। ये गैंग्स बड़े थे, हजारों वॉलंटियर्स जैसे आर्यन को भर्ती करते, जो अनजाने में उनके बॉटनेट का हिस्सा बन जाते। एक छोटा कोड, लाखों लोगों की जिंदगियां। आर्यन को पहली झलक तब मिली जब ग्रुप चैट में एक मैसेज आया, 100 यूजर्स से 50 जीबी डेटा आ गया। अच्छा काम। बच्चे की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके गेम ने सैकड़ों परिवारों की प्राइवेसी चुरा ली। रातें कटने लगीं। वो सोचता, अगर किसी की बेटी की फोटो लीक हो गई तो, अगर किसी पिता की लोकेशन से उनका घर लूट लिया गया तो। डर ने उसे खा लिया। गैंग का असली चेहरा और बच्चे का पछतावा। यह कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। साइबर सेल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे नेटवर्क सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। वे डेटा को डार्क मार्केट पर बेचते। एक कॉन्टैक्ट लिस्ट $10, लोकेशन डेटा $50, पर्सनल फोटो $100। लेकिन आर्यन के लिए ये आंकड़े नहीं, इंसानी कहानियां बन गए। एक रात उसने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैसेज आया, तेरा आईपी पता है? बच्चा चुप रह। डर ने उसे चुप करा दिया। घर में माहौल बदल गया। मां ने नोटिस किया कि बेटा फोन छूता ही नहीं। पिता को शक हुआ। फिर एक दिन साइबर पुलिस का नोटिस आया। आर्यन का आईपी ट्रेस हो चुका था। जांच में पता चला कि उसके कोड से 500 से ज्यादा डिवाइस प्रभावित हुए थे। वो थर्ड पार्टी सर्वर अब फेडरल एजेंसीज के रडार पर था। गैंग भाग गया, लेकिन बच्चा पकड़ा गया। कोर्ट में जज ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन गलती बड़ी। किसी और के पास पहुंच रहा है। यहां तुम उसकी गिल्ट, डर और कंफ्यूजन को डिटेल में दिखा सकते हो। रातों को नींद ना आना, अपने फोन को ही खतरनाक महसूस करना, खुद को क्रिमिनल समझने लगना। टकराव और पकड़े जाने का ह्यूमन साइड भी सामने आता है। किसी एक विक्टिम का छोटा इमोशनल एंगल सोचिए। किसी मां की फोटो लीक होने का डर, किसी दोस्त की प्राइवेट चैट पढ़े जाने की आशंका जैसी बातें। जब साइबर सेल घर आती है, तब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके 9 साल के बच्चे की कोडिंग वास्तव में लोगों की प्राइवेसी तोड़ रही थी। यह एक बड़ा झटका था और घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सीख और दिशा बदलने का वक्त आता है। साइबर एक्सपर्ट्स उसे समझाते हैं कि मैलिशियस कोड का हर बाइट किसी इंसान के भरोसे पर हमला होता है, और यही असली फर्क है एथिकल हैकिंग और क्राइम में। फिर आगे चलकर वही बच्चा सिक्योरिटी रिसर्चर की तरफ मुड़ता है, जो दूसरों को ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश करता है, न कि एक्सप्लॉइट करने की। आर्यन की कहानी अब उस डरावने मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां उसकी मासूम जिज्ञासा ने अनजाने में एक विशाल साइबर मशीनरी को ईंधन दे दिया। 9 साल का बच्चा, जो बस गेम जीतने के लिए कोड से खेल रहा था, अचानक एक ऐसे जाल में फंस गया जहां डेटा की धारा कहीं अनजाने कोनों में बह रही थी। यहां डर की बात सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि उस इंसानी विश्वास का टूटना था जो हर फोन के पीछे छुपा होता है। अनजाने में बने साइबर सिपाही।
आर्यन को लगा था कि वो बस एक कूल ऐप को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन ग्रुप ने उसे जो कोड दिया था वो कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं थी। वह कोड ऐप को इस तरह बदल देता था कि हर बार कोई यूजर उस मॉडिफाइड ऐप को इंस्टॉल करता या ओपन करता तो उसके फोन से निकलने वाली जानकारी सीधे एक थर्ड पार्टी सर्वर पर पहुंच जाती थी। आर्यन को बस एक लिंक मिला था, इसे कॉपी पेस्ट कर देख क्या होता है। उसे लगा ये कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वास्तव में वो कोड एक ट्रोजन हॉर्स था, बाहर से मासूम, अंदर से घातक। उस सर्वर का नाम या लोकेशन आर्यन को कभी पता ही नहीं चला। ग्रुप के मेंटर ने कहा था ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, लेकिन हकीकत में ये कोई टेस्ट नहीं, एक डार्क वेब का कोना था जहां साइबर गैंग्स डेटा इकट्ठा करते हैं। बच्चे के लिए ये बस चमकती स्क्रीन थी, लेकिन उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, भारत से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ, जहां हैकर्स, डेटा ब्रोकर्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। आर्यन का कोड हर डिवाइस को उनके डेटा फार्म में बदल देता था। डेटा की अंधी धारा, कहां, कैसे, क्यों? कल्पना कीजिए, कोई मां अपने बच्चे की फोटो ऐप में एडिट कर रही है। अचानक वो प्राइवेट गैलरी फोटो, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप, सब कुछ बैकग्राउंड में निकलकर एक अनजान सर्वर पर पहुंच जाता। आर्यन के कोड ने ऐप को यह एक्सेस दे दिया था, नोटिफिकेशन के बिना, परमिशन के बिना। वो सर्वर पूर्वी एशिया या रूस के किसी क्लाउड होस्ट पर हो सकता था, जहां सस्ते वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर्स से ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती। बच्चा खुद कुछ नहीं बेच रहा था, उसे पैसे का लालच भी नहीं था, बस तारीफ चाहिए थी, गुड जॉब किड। लेकिन वो गैंग उसके कोड को इस्तेमाल कर रहा था। एक बार डेटा सर्वर पर पहुंच जाता तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सॉर्ट होता। कॉन्टैक्ट्स को फिशिंग के लिए, लोकेशन को स्टॉकिंग या ब्लैकमेल के लिए, फोटो को आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, चैट्स को रैंसमवेयर या एक्सटॉर्शन के लिए। ये गैंग्स बड़े थे, हजारों वॉलंटियर्स जैसे आर्यन को भर्ती करते, जो अनजाने में उनके बॉटनेट का हिस्सा बन जाते। एक छोटा कोड, लाखों लोगों की जिंदगियां। आर्यन को पहली झलक तब मिली जब ग्रुप चैट में एक मैसेज आया, 100 यूजर्स से 50 जीबी डेटा आ गया, अच्छा काम। बच्चे की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके गेम ने सैकड़ों परिवारों की प्राइवेसी चुरा ली। रातें कटने लगीं। वो सोचता, अगर किसी की बेटी की फोटो लीक हो गई तो, अगर किसी पिता की लोकेशन से उनका घर लूट लिया गया तो। डर ने उसे खा लिया। गैंग का असली चेहरा और बच्चे का पछतावा। यह कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। साइबर सेल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे नेटवर्क सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। वे डेटा को डार्क मार्केट पर बेचते। एक कॉन्टैक्ट लिस्ट $10, लोकेशन डेटा $50, पर्सनल फोटो $100। लेकिन आर्यन के लिए ये आंकड़े नहीं, इंसानी कहानियां बन गए। एक रात उसने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैसेज आया, बाकी की दे बसीती तिहा, तेरा आईपी पता है बच्चा, चुप रह। डर ने उसे चुप करा दिया। घर में माहौल बदल गया। मां ने नोटिस किया कि बेटा फोन छूता ही नहीं। पिता को शक हुआ। फिर एक दिन साइबर पुलिस का नोटिस आया। आर्यन का आईपी ट्रेस हो चुका था। जांच में पता चला कि उसके कोड से 500 से ज्यादा डिवाइस प्रभावित हुए थे। वो थर्ड पार्टी सर्वर अब फेडरल एजेंसीज के रडार पर था। गैंग भाग गया, लेकिन बच्चा पकड़ा गया। कोर्ट में जज ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन गलती बड़ी। किसी और के पास पहुंच रहा है। आर्यन की गिल्ट, डर और कंफ्यूजन अब हर दिन और रात को घेरने लगी थी। उसे नींद नहीं आती थी और अपना ही फोन उसे अब खतरनाक लगने लगा था। वो खुद को एक क्रिमिनल समझने लगा था। टकराव और पकड़े जाने का जो ह्यूमन साइड था, उसमें किसी एक विक्टिम का छोटा इमोशनल एंगल भी सामने आया, जैसे किसी मां को अपनी फोटो लीक होने का डर या किसी दोस्त की प्राइवेट चैट पढ़े जाने की आशंका। फिर एक दिन साइबर सेल उसके घर आई। उसके पेरेंट्स को तब पता चला कि उनके 9 साल के बच्चे की कोडिंग असल में लोगों की प्राइवेसी तोड़ रही थी। उस दिन आर्यन को असली सीख मिली। साइबर एक्सपर्ट्स ने उसे समझाया कि मैलिशियस कोड का हर बाइट
असल में किसी इंसान के भरोसे पर हमला होता है। और यही फर्क है एथिकल हैकिंग और क्राइम में। आगे चलकर वही बच्चा जो कभी मासूम क्यूरियोसिटी से कोडिंग करता था, अब सिक्योरिटी रिसर्चर बनने की राह पर मुड़ गया। उसने ठान लिया कि अब वो दूसरों को ऐसे साइबर खतरे से बचाने की कोशिश करेगा, न कि एक्सप्लॉइट करने की। आर्यन की कहानी अब उस डरावने मोड़ पर पहुंच गई थी जहां उसकी मासूम जिज्ञासा ने अनजाने में एक विशाल साइबर मशीनरी को ईंधन दे दिया। 9 साल का बच्चा जो बस गेम जीतने के लिए कोड से खेल रहा था, अचानक एक ऐसे जाल में फंस गया जहां डेटा की धारा कहीं अनजाने कोनों में बह रही थी। यहां डर की बात सिर्फ तकनीक की नहीं थी, बल्कि उस इंसानी विश्वास का टूटना था जो हर फोन के पीछे छुपा होता है। आर्यन को लगा था कि वो बस एक कूल ऐप को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन ग्रुप ने उसे जो कोड दिया था वो कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं थी। वह कोड ऐप को इस तरह बदल देता था कि हर बार कोई यूजर उस मॉडिफाइड ऐप को इंस्टॉल करता या ओपन करता तो उसके फोन से निकलने वाली जानकारी सीधे एक थर्ड पार्टी सर्वर पर पहुंच जाती। आर्यन को बस एक लिंक मिला था, इसे कॉपी पेस्ट कर देख क्या होता है। उसे लगा ये कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वास्तव में वो कोड एक ट्रोजन हॉर्स था, बाहर से मासूम, अंदर से घातक। उस सर्वर का नाम या लोकेशन आर्यन को कभी पता ही नहीं चला। ग्रुप के मेंटर ने कहा था ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, लेकिन हकीकत में ये कोई टेस्ट नहीं, एक डार्क वेब का कोना था जहां साइबर गैंग्स डेटा इकट्ठा करते हैं। बच्चे के लिए ये बस चमकती स्क्रीन थी, लेकिन उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, भारत से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ, जहां हैकर्स, डेटा ब्रोकर्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। आर्यन का कोड हर डिवाइस को उनके डेटा फार्म में बदल देता था। कल्पना कीजिए, कोई मां अपने बच्चे की फोटो ऐप में एडिट कर रही है। अचानक वो प्राइवेट गैलरी फोटो, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप सब कुछ बैकग्राउंड में निकलकर एक अनजान सर्वर पर पहुंच जाता। आर्यन के कोड ने ऐप को ये एक्सेस दे दिया था, नोटिफिकेशन के बिना, परमिशन के बिना। वो सर्वर पूर्वी एशिया या रूस के किसी क्लाउड होस्ट पर हो सकता था, जहां सस्ते वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर्स से ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती। बच्चा खुद कुछ नहीं बेच रहा था, उसे पैसे का लालच भी नहीं था, बस तारीफ चाहिए थी, गुड जॉब किड। लेकिन वो गैंग उसके कोड को इस्तेमाल कर रहा था। एक बार डेटा सर्वर पर पहुंच जाता तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सॉर्ट होता कि क्या है। कॉन्टैक्ट्स को फिशिंग के लिए, लोकेशन को स्टॉकिंग या ब्लैकमेल के लिए, फोटो को आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, चैट्स को रैंसमवेयर या एक्सटॉर्शन के लिए। ये गैंग्स बड़े थे, हजारों वॉलंटियर्स जैसे आर्यन को भर्ती करते, जो अनजाने में उनके बॉटनेट का हिस्सा बन जाते। एक छोटा कोड, लाखों लोगों की जिंदगियां। आर्यन को पहली झलक तब मिली जब ग्रुप चैट में एक मैसेज आया, 100 यूजर्स से 50 जीबी डेटा आ गया। अच्छा काम। बच्चे की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके गेम ने सैकड़ों परिवारों की प्राइवेसी चुरा ली। रातें कटने लगीं। वो सोचता, अगर किसी की बेटी की फोटो लीक हो गई तो, अगर किसी पिता की लोकेशन से उनका घर लूट लिया गया तो। डर ने उसे खा लिया। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। साइबर सेल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे नेटवर्क सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। वे डेटा को डार्क मार्केट पर बेचते। एक कॉन्टैक्ट लिस्ट $10, लोकेशन डेटा $50, पर्सनल फोटो $100। लेकिन आर्यन के लिए ये आंकड़े नहीं, इंसानी कहानियां बन गए। एक रात उसने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैसेज आया, तेरा आईपी पता है बच्चा, चुप रह। डर ने उसे चुप करा दिया। घर में माहौल बदल गया। मां ने नोटिस किया कि बेटा फोन छूता ही नहीं। पिता को शक हुआ। फिर एक दिन साइबर पुलिस का नोटिस आया। आर्यन का आईपी ट्रेस हो चुका था। जांच में पता चला कि उसके कोड से 500 से ज्यादा डिवाइस प्रभावित हुए थे। वो थर्ड पार्टी सर्वर अब फेडरल एजेंसीज के रडार पर था। गैंग भाग गया, लेकिन बच्चा पकड़ा गया। कोर्ट में जज ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन गलती बड़ी। बात था, कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते कि हमारी मासूम जिज्ञासा किस हद तक हमें ले जा सकती है।
आर्यन की कहानी अब उस डरावने मोड़ पर पहुंच गई थी जहां उसकी मासूम जिज्ञासा ने अनजाने में एक विशाल साइबर मशीनरी को ईंधन दे दिया। 9 साल का बच्चा जो बस गेम जीतने के लिए कोड से खेल रहा था, अचानक एक ऐसे जाल में फंस गया जहां डेटा की धारा कहीं अनजाने कोनों में बह रही थी। यहां डर की बात सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि उस इंसानी विश्वास का टूटना था जो हर फोन के पीछे छुपा होता है। आर्यन को लगा था कि वो बस एक कूल ऐप को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन ग्रुप ने उसे जो कोड दिया था वो कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं था। वह कोड ऐप को इस तरह बदल देता था कि हर बार कोई यूजर उस मॉडिफाइड ऐप को इंस्टॉल करता या ओपन करता तो उसके फोन से निकलने वाली जानकारी सीधे एक थर्ड पार्टी सर्वर पर पहुंच जाती। आर्यन को बस एक लिंक मिला था, इसे कॉपी पेस्ट कर देख क्या होता है। उसे लगा ये कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वास्तव में वो कोड एक ट्रोजन हॉर्स था, बाहर से मासूम, अंदर से घातक। उस सर्वर का नाम या लोकेशन आर्यन को कभी पता ही नहीं चला। ग्रुप के मेंटर ने कहा था, ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, लेकिन हकीकत में ये कोई टेस्ट नहीं, एक डार्क वेब का कोना था जहां साइबर गैंग्स डेटा इकट्ठा करते हैं। बच्चे के लिए ये बस चमकती स्क्रीन थी, लेकिन उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, भारत से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ, जहां हैकर्स, डेटा ब्रोकर्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। आर्यन का कोड हर डिवाइस को उनके डेटा फॉर्म में बदल देता था। कल्पना कीजिए, कोई मां अपने बच्चे की फोटो ऐप में एडिट कर रही है। अचानक वो प्राइवेट गैलरी फोटो, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप, सब कुछ बैकग्राउंड में निकलकर एक अनजान सर्वर पर पहुंच जाता। आर्यन के कोड ने ऐप को ये एक्सेस दे दिया था, नोटिफिकेशन के बिना, परमिशन के बिना। वो सर्वर पूर्वी एशिया या रूस के किसी क्लाउड होस्ट पर हो सकता था, जहां सस्ते वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर्स से ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती। बच्चा खुद कुछ नहीं बेच रहा था, उसे पैसे का लालच भी नहीं था, बस तारीफ चाहिए थी, गुड जॉब किड। लेकिन वो गैंग उसके कोड को इस्तेमाल कर रहा था। एक बार डेटा सर्वर पर पहुंच जाता तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सॉर्ट होता। कॉन्टैक्ट्स को फिशिंग के लिए, लोकेशन को स्टॉकिंग या ब्लैकमेल के लिए, फोटो को आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, चैट्स को रैंसमवेयर या एक्सटॉर्शन के लिए। ये गैंग्स बड़े थे, हजारों वॉलंटियर्स जैसे आर्यन को भर्ती करते, जो अनजाने में उनके बॉटनेट का हिस्सा बन जाते। एक छोटा कोड, लाखों लोगों की जिंदगियां। आर्यन को पहली झलक तब मिली जब ग्रुप चैट में एक मैसेज आया, 100 यूजर से 50 गीगाबाइट डेटा आ गया। अच्छा काम। बच्चे की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके गेम ने सैकड़ों परिवारों की प्राइवेसी चुरा ली। रातें कटने लगीं। वो सोचता, अगर किसी की बेटी की फोटो लीक हो गई तो, अगर किसी पिता की लोकेशन से उनका घर लूट लिया गया तो। डर ने उसे खा लिया। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। साइबर सेल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे नेटवर्क सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। वे डेटा को डार्क मार्केट पर बेचते। एक कॉन्टैक्ट लिस्ट $10, लोकेशन डेटा $50, पर्सनल फोटो $100। लेकिन आर्यन के लिए ये आंकड़े नहीं, इंसानी कहानियां बन गए। एक रात उसने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैसेज आया, तेरा आईपी पता है बच्चा, चुप रह। डर ने उसे चुप करा दिया। घर में माहौल बदल गया। मां ने नोटिस किया कि बेटा फोन छूता ही नहीं। पिता को शक हुआ। फिर एक दिन साइबर पुलिस का नोटिस आया। आर्यन का आईपी ट्रेस हो चुका था। जांच में पता चला कि उसके कोड से 500 से ज्यादा डिवाइस प्रभावित हुए थे। वो थर्ड पार्टी सर्वर अब फेडरल एजेंसीज के रडार पर था। गैंग भाग गया, लेकिन बच्चा पकड़ा गया। कोर्ट में जज ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन गलती बड़ी। सोचिए, किसी और के पास आपकी सबसे निजी चीजें पहुंच रही हैं और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं। आर्यन की गिल्ट, डर और कंफ्यूजन अब इतनी बढ़ गई थी कि रातों को नींद न आना आम हो गया। उसे अपना फोन ही खतरनाक लगने लगा था और धीरे धीरे वो खुद को एक अपराधी समझने लगा। इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव तब आया जब एक पीड़ित के दर्द का एहसास हुआ। किसी मां की फोटो लीक होने का डर या किसी दोस्त की प्राइवेट चैट पढ़े जाने की आशंका।
जब साइबर सेल उसके घर आई तो उसके माता-पिता को पहली बार पता चला कि उनके 9 साल के बच्चे की कोडिंग असल में लोगों की प्राइवेसी तोड़ रही थी। साइबर एक्सपर्ट्स ने उसे समझाया कि मैलिशियस कोड का हर बाइट किसी इंसान के भरोसे पर हमला होता है और यही फर्क है एथिकल हैकिंग और क्राइम में। आगे चलकर वही बच्चा अब सिक्योरिटी रिसर्चर बनने की दिशा में मुड़ता है, दूसरों को ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश करता है, न कि उन्हें एक्सप्लॉइट करने की। डेटा की अंधी धारा, कहां, कैसे, क्यों? सोचिए, आपकी निजी जानकारी, आपकी फोटो, आपकी लोकेशन, आपकी चैट्स बिना आपकी जानकारी के किसी और के पास पहुंच रही है। आर्यन के मन में गिल्ट, डर और कंफ्यूजन लगातार बढ़ते जा रहे थे। रातों को नींद नहीं आती थी और अपना फोन भी अब उसे खतरनाक महसूस होने लगा था। वो खुद को एक अपराधी समझने लगा था। इंसानी पहलू और टकराव का असर तब और गहरा हो गया जब किसी एक विक्टिम का दर्द सामने आया, किसी मां की फोटो लीक होने का डर या किसी दोस्त की प्राइवेट चैट पढ़े जाने की आशंका। जब साइबर सेल उसके घर आई तब उसके माता-पिता को पता चला कि उनके 9 साल के बच्चे की कोडिंग असल में लोगों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा रही थी। साइबर एक्सपर्ट्स ने समझाया कि मैलिशियस कोड का हर बाइट किसी इंसान के भरोसे पर हमला है और यही असली फर्क है एथिकल हैकिंग और क्राइम में। फिर आर्यन ने अपनी दिशा बदल ली। अब वो एक सिक्योरिटी रिसर्चर बनने की कोशिश करने लगा ताकि दूसरों को ऐसे खतरों से बचा सके, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाए। आर्यन की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां मासूम जिज्ञासा ने अनजाने में एक खतरनाक साइबर मशीनरी को ताकत दे दी थी। 9 साल का बच्चा जो बस गेम जीतने के लिए कोड से खेल रहा था, अब एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां डेटा की धारा कहीं अनजान कोनों में बह रही थी। डर अब सिर्फ तकनीक का नहीं था, बल्कि उस इंसानी विश्वास का भी था जो हर फोन के पीछे छुपा होता है। आर्यन को लगा था कि वो बस एक कूल ऐप को मॉडिफाई कर रहा है, मगर असल में उसके हाथों में एक घातक ट्रोजन हॉर्स था। उस सर्वर की लोकेशन कभी पता नहीं चली और ग्रुप के मेंटर ने हमेशा यही कहा, ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है। असलियत में ये डार्क वेब का कोना था जहां साइबर गैंग्स डेटा इकट्ठा करते हैं। उसके लिए ये बस एक स्क्रीन थी, लेकिन पीछे एक पूरा नेटवर्क था, भारत से लेकर पूर्वी यूरोप तक, जहां हैकर्स, डेटा ब्रोकर्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। आर्यन का कोड हर डिवाइस को उनके डेटा फार्म में बदल देता था। सोचिए, कोई मां अपने बच्चे की फोटो ऐप में एडिट कर रही है और अचानक उसकी सारी प्राइवेट जानकारी किसी अनजान सर्वर पर पहुंच जाती है। नोटिफिकेशन के बिना, परमिशन के बिना वो सर्वर कभी भी ट्रेस नहीं हो सकता था। आर्यन ने कभी कुछ बेचा नहीं, उसे बस तारीफ चाहिए थी, गुड जॉब किड। मगर गैंग ने उसके कोड का इस्तेमाल किया। डेटा एक बार सर्वर पर पहुंच जाता तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सॉर्ट होता, कॉन्टैक्ट्स फिशिंग के लिए, लोकेशन ब्लैकमेल के लिए, फोटो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, चैट्स रैंसमवेयर के लिए। ये गैंग्स इतने बड़े थे कि हजारों वॉलंटियर्स जैसे आर्यन को अनजाने में अपने बॉटनेट का हिस्सा बना लेते। एक छोटा कोड, लाखों लोगों की जिंदगियां। पहली बार जब ग्रुप चैट में मैसेज आया, 100 यूजर्स से 50 गीगाबाइट डेटा आ गया। अच्छा काम। तो आर्यन की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके गेम ने सैकड़ों परिवारों की प्राइवेसी चुरा ली। रातें डर और पछतावे में कटने लगी। अगर किसी की बेटी की फोटो लीक हो गई तो? अगर किसी पिता की लोकेशन से उनका घर लूट लिया गया तो? ये डर उसे खा गया। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। साइबर सेल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे नेटवर्क सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। वे डेटा को डार्क मार्केट पर बेचते। एक कॉन्टैक्ट लिस्ट $10, लोकेशन डेटा $50, पर्सनल फोटो $100। आर्यन के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं, असली इंसानों की कहानियां बन गए। एक रात उसने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैसेज आया, तेरा आईपी पता है, बच्चा चुप रह। डर ने उसे चुप करा दिया। घर में सब बदल गया। मां ने नोटिस किया कि बेटा फोन छूता ही नहीं। पिता को शक हुआ। फिर एक दिन साइबर पुलिस का नोटिस आया। आर्यन का आईपी ट्रेस हो चुका था। जांच में पता चला
कि उसके कोड से 500 से ज्यादा डिवाइस प्रभावित हुए थे। वो थर्ड पार्टी सर्वर अब फेडरल एजेंसियों के रडार पर था। गैंग तो भाग गया, लेकिन बच्चा पकड़ा गया। कोर्ट में जज ने कहा, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन आर्यन का कोडिंग से प्यार बचपन से था। स्कूल के कंप्यूटर लैब में टीचर ने एक बार सरल स्क्रैच प्रोग्राम सिखाया और वो घर लौटकर रात भर कार्टून कैरेक्टर्स को नाचाने लगा। मां, देखो, मैंने अपना गेम बना दिया। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। सिस्टम ने तुम्हें इस्तेमाल किया। मां की गोद में सिसकते हुए आर्यन ने कबूल किया, मां, मैंने सोचा था बस खेल रहा हूं, लेकिन वो डेटा, वो लोगों का जीवन था। परिवार टूटने की कगार पर था। पिता ने कहा, हमारा बच्चा क्रिमिनल नहीं बनेगा। सबक जो जिंदगियां बदल गया। सौभाग्य से मामला माइनर के रूप में सुलझा। साइबर एक्सपर्ट्स ने आर्यन को एथिकल हैकिंग सिखाया। अब वो जानता है कि डेटा कहां जाता है। वो महत्वपूर्ण है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। आज वो स्कूल प्रोजेक्ट्स में साइबर सिक्योरिटी पर काम करता है, दूसरों को चेतावनी देता। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना दिशा के वो तबाही लाती है। ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, हर बच्चे की है जो इंटरनेट की चमक में खो जाता है। माता पिता, शिक्षक, सतर्क रहें। डेटा चोरी कोई कोड गेम नहीं, इंसानी विश्वास का अपहरण है। जिज्ञासा को सही दिशा दें, वरना वो अनजाने सर्वरों पर बहती रहेगी। आर्यन की कहानी अब उसके सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उसकी मासूम जिज्ञासा का सामना कानून की सख्त नजरों से होने वाला था। 9 साल का बच्चा जो बस गेम और ऐप से खेल रहा था, अचानक एक विशाल साइबर जांच के केंद्र में खड़ा हो गया। यहां डर सिर्फ पकड़े जाने का नहीं था, बल्कि उस पल का था जब परिवार को पता चला कि उनका बेटा अनजाने में सैकड़ों लोगों की प्राइवेसी का अपहरण कर चुका था। सीनियर साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे उस दिन अपने ऑफिस में बैठे थे जब उनका फोन बजना शुरू हुआ। पहले एक कॉल आई, एक व्यथित मां की आवाज के सर, मेरे फोन से मेरी बेटी की फोटोज गायब हो गईं। कोई अनजान ऐप इंस्टॉल हो गया था। फिर दूसरी शिकायत, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी को भेज दी गई लगती है, फिशिंग कॉल्स आ रहे हैं। तीसरी, मेरा लोकेशन ट्रैक हो रहा है, घर के बाहर अजनबी घूम रहे हैं। एक हफ्ते में 50 से ज्यादा शिकायतें अमित के पास पहुंच गईं। हर शिकायत में एक ही चीज कॉमन थी, एक साधारण सा ML बेस्ड फेस फिल्टर ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर फ्री उपलब्ध था। यूजर्स बताते, हमने बस फिल्टर ट्राई किया, लेकिन उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ अजीब चल रहा था। अमित ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। वो जानते थे यह कोई साधारण वायरस नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डेटा हार्वेस्टिंग नेटवर्क था। कभी सोचा है, जब हम इंटरनेट पर कुछ भी करते हैं, चाहे वो एक वेबसाइट खोलना हो या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना, तो हमारा हर कदम डिजिटल दुनिया में दर्ज हो जाता है। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स जो अक्सर हमारे ध्यान में भी नहीं आते, असल में हमारी पहचान, हमारी पसंद नापसंद और हमारी आदतों का पूरा नक्शा तैयार कर लेते हैं। और वैसे ही कोई भी इन्हें ट्रैक कर सकता है, चाहे वो कंपनियां हों या कोई अजनबी। सोचिए, आपकी छोटी सी ऑनलाइन एक्टिविटी कैसे एक बड़े जाल में बदल सकती है। एक दिन अचानक जब दरवाजे पर दस्तक होती है, तो परिवार को जैसे जमीन खिसकती महसूस होती है। पुलिस और साइबर सेल के अफसर घर में आते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। माता पिता समझ नहीं पाते कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हो गया। वो डर, वो चिंता और वो शर्मिंदगी, ये सब एक साथ परिवार पर टूट पड़ते हैं। परिवार के लिए ये सदमा समझना बहुत मुश्किल होता है कि एक छोटी सी ऑनलाइन गलती का इतना बड़ा असर हो सकता है। जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तो सब कुछ बदल जाता है। कोर्ट में हर सवाल, हर जवाब और हर दलील एक नई सीख बन जाती है। सुधार का मौका मिलता है और साथ ही ये समझ भी आती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सुधारना भी हमारे ही हाथ में है। धीरे धीरे परिवार और खुद बच्चे के लिए भी एक नई शुरुआत की उम्मीद जगती है। ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि डिजिटल दुनिया में हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है, लेकिन अगर हम समय रहते सीख जाएं,
तो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी बदल सकते हैं। आखिरकार जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है।